गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रकाश चंद्र किंकोड़, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, बीएससी फर्स्ट ईयर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में आप स्कूल शिक्षा से निकल करके कॉलेज शिक्षा में आए हैं। तो स्कूल शिक्षा से कॉलेज शिक्षा में क्या बातें अलग होती है, क्या भिन्नता होती है? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दो बातें मैं यहाँ पर मेन रूप से बताऊँगा। पहली बात है कि स्कूल शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्धारण और परीक्षा लेने और आपका रिजल्ट बताने का ये सब काम बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता था। कॉलेज शिक्षा में यह कार्य यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण और आपकी परीक्षा लेना, आपका रिजल्ट बनाना, ये सब काम विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। और आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो जीजीटीयू यूनिवर्सिटी में आता है, यानी आपका विश्वविद्यालय गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। ठीक, एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात की जो मेन काम की बात है, मेरे को ये बात बताने के पीछे जो उद्देश्य वो ये है कि यहाँ यानी कॉलेज शिक्षा में बोर्ड की तरह या आपकी स्कूल की तरह कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके बाद आप उस पाठ्यक्रम को आपकी पसंद की किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम की हो, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप पसंद करो, और किसी भी लेखक की पुस्तक पढ़ सकते हो। बस आपको यहाँ पर एक पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता है, उसमें कुछ टॉपिक, यूनिट और चैप्टर और पॉइंट दिए हुए होते हैं, और उनको आपको जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ से सीखना और पढ़ना होता है। क्लियर? ये मेरी बात थी आपको बताने की। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा, और जूलॉजी का सेकंड पेपर जिसे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। तो आज हमारा ये स्टार्ट यहीं से होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है साइटोलॉजी वो क्या है, कोशिका क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है। सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान हिंदी में। कोशिका विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता हो, यानी कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका का परिवर्धन, कोशिका का गुणन, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स, उन सब के बारे में जो स्टडी जिस जीव विज्ञान की शाखा में की जाती है, जीव विज्ञान की उस शाखा या उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर होगी बात? कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें कोशिका की संरचना, कार्य, गुणन और वृद्धि, विकास, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता हो। अब आते हैं हम, आज हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है कि ये कोशिका क्या होती है। कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वैसे आपने कोशिका के बारे में जानकारी कक्षा 7वीं से लेना शुरू कर दिया होगा। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली बात, कोशिका किसी भी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ओके, सबसे सूक्ष्म इकाई। यानी जैसे कोई मकान होता है वो ईंटों से मिलके बनता है, तो ये जो ईंट होती है वो कई सारी ईंटें मिल करके एक मकान को बनाती है। ऐसे कोई भी जीव होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो पादप भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका जो शरीर है, जैसे मकान ईंटों से मिलकर बनता है वैसे ही उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यानी कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है, और वो भी कैसी? सबसे छोटी संरचनात्मक एवं सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी संरचनात्मक और सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। ठीक है। अब ये जो कोशिका होती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में करोड़ों कोशिकाएं होती है। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वो जीव, वो ऑर्गेनिज्म जिनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बनता हो, और उनके शरीर के पूरे शरीर की जितनी भी क्रिया हैं वो केवल एक कोशिका में ही संपन्न होती हो। जैसे हम मनुष्य जो हैं वो बहुकोशिकीय है। हमारे शरीर के अंदर कई सारी क्रिया होती है, श्वसन, पाचन, जनन, यानी कई सारी प्रक्रिया, वृद्धि, विकास, ऐसा। तो ये सारी प्रक्रियाएं, श्वसन, पाचन, जनन, वृद्धि, विकास, ये उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं इसी एक कोशिका के द्वारा संपन्न होती हो, और उस पूरे जीव की संरचना,
जो होती हो वो केवल एक कोशिका की ही बनी हुई होती हो, ऐसे जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे एनिमल में देखें, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी, कुछ फंजाई हैं, कुछ एल्गी हैं, है ना, बैक्टीरिया हैं, ये जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव हैं, क्योंकि उनका पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है और उस की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं, श्वसन पाचन, वो इसी एक कोशिका में संपन्न होती है। ठीक। बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता हो, वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और इनमें ये जो क्रिया होती हैं, श्वसन पाचन, तो ये प्रक्रिया करने के लिए कोशिकाएं आपस में मिलकर के उत्तक बनाती है, उत्तक से अंग बनते हैं, फिर अंग से अंग तंत्र बनता है, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो कहने का मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर की संरचना में कई सारी कोशिकाएं हो और उनके जो विभिन्न कार्य हैं, श्वसन पाचन उत्सर्जन, इनको संपन्न करने के लिए कोशिकाएं आपस में मिल करके सम्मिलित रूप से कार्य करती हो, ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हम मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, गाय भैंस बैल बकरी घोड़ा हाथी कुत्ता ऊँट पेड़ पौधे वगैरह, ये सब बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि कोशिका की खोज और ये कोशिका की जानकारी हमें कब से मिलनी शुरू हुई, किस तरीके से ये जानकारी हमने प्राप्त की, ये सारी बातें हम देखते हैं। ठीक है। तो देखो, कोशिका बहुत छोटी संरचना होती है, बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है, इसको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, इतनी छोटी संरचना है। तो डेफिनेटली कोशिका की जानकारी या इसकी खोज तब ही संभव हो पाई जब सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार होने लगा। जब माइक्रोस्कोप, आज जो माइक्रोस्कोप है वो और पहले जो स्टार्ट में माइक्रोस्कोप बने थे उसमें काफ़ी फर्क है। पहले जो माइक्रोस्कोप बने थे उसमें मतलब कुछ ही बड़ा हम देख पाते थे। तो जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी का यानी माइक्रोस्कोप का विकास होने लगा, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की प्रगति होने लगी, वैसे वैसे कोशिका के बारे में भी हमारी खोजें बढ़ने लगी, हमारी जानकारी भी बढ़ने लगी। तो कुल मिलाकर के कोशिका एक सूक्ष्म संरचना होती है और इसकी जानकारी माइक्रोस्कोप की प्रगति और विकास के साथ साथ हमारी बढ़ने लगी। ठीक है। सबसे पहले 1665 यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की या कोशिका नाम दिया। ये आप जानते ही होंगे। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क जो होता है उसकी एक महीन परत काट करके माइक्रोस्कोप में देखी और एक मोटी भित्ति वाला जो प्रकोष्ठ था, खाली जगह जो रिक्त प्रकोष्ठ था, उस प्रकोष्ठ को देखा और उस प्रकोष्ठ को उन्होंने सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। और इस तरीके से कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने दी और हुक ने की और कोशिका उसका नाम दिया। इसके बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1663 में, इससे पहले ही थोड़ा, ये जो कोशिकाएं हैं इनको उन्होंने देखा था, सूक्ष्म जीवों को देखा था, प्रोटोजोआ को, जीवाणुओं को, इनको देखा था और एक कोशिकी को, जीवों को देख करके उन्होंने कोशिका के बारे में जानकारी प्रदान की थी। फिर माइक्रोस्कोप का विकास और आगे बढ़ने लगा, प्रगतिशील सूक्ष्मदर्शी बना, विल्सन ने 1770 में बनाया था। इसके बाद नॉल और रस्का ने 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। फिर जर्निके ने 1935 में फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का सिद्धांत दिया। ठीक है। फिर 1940 के पश्चात में कई तरीके के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अलग अलग तरीके के बनने लगे। साथ ही साथ कोशिका के बारे में हमारी जानकारी को और ज़्यादा सटीक करने के लिए कई सारी तकनीकों का भी आविष्कार और खोजें होने लगी। जैसे एक्सरे विवर्तन, है ना, एक्सरे डिफरेंशिएशन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ऐसी कई सारी टेक्निक्स डेवलप होने लगी। तो कुल मिलाकर के एक तरफ माइक्रोस्कोप प्रगतिशील होने लगे, ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप बनने लगे, और दूसरी तरफ हमारे पास में कुछ मतलब टेक्निक्स आने लगी, जैसे एक्सरे विवर्तन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो इन सभी खोजों के साथ हमारी कोशिका की जो जानकारी है वो भी बढ़ने लगी। कोशिका की जो अंदर की जो संरचनाएं हैं और उनके बारे में भी हमारी जानकारी और धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब हम देखते हैं कोशिका विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। तो इसे, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हम 2 वीडियो में देखेंगे। जो स्टार्ट की कुछ बातें हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, तो उनको आप सुने। सबसे पहली बात तो आपने देख ही ली कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसके बाद में ये एक बात और भी अपन ने देख ली है कि भाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले छोटे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन जीवों को उन्होंने देखा था अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा, खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ माइक्रोस्कोप था उनका। ठीक है। प्रोटोजोआ, जीवाणु वगैरह, इन एक कोशिकीय जीवों को देखने का श्रेय इनको है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। इसके बाद में 1781 में फोंटाना ने केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस की खोज की। फोंटाना न्यूक्लियोलस की खोज 1781 में। ठीक।
फिर 1828 में रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गति के बारे में बताया और ट्रेडेंसकिंसिया में कोशिका में केंद्र के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद में आगे की जानकारी में देखते हैं हम। 1835 में डुजार्डिन ने प्रोटोजोआ के जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको सारकोड नाम दिया। ठीक है, इसके बाद 1835 में स्लाइडन ने न्यूक्लियोलस जो फोंटाना ने खोजा था उसका वर्णन किया। ये जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन तो होता नहीं है, इसलिए मैं सीधी बातें बता रहा हूँ आपको। फिर 1837 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। आप जानते हैं कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये शब्द पुरकिंजे ने दिया है। फिर 1838-39 में स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, कोशिका सिद्धांत जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 1846 में के नेगेली ने पादप कोशिकाओं के बारे में बताया था कि वे पादप कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका जो होती है उनसे बनती है, यानी कि नई कोशिका कहाँ से उत्पन्न होती है इस बारे में नेगेली ने बताया कि जो नई कोशिका बन रही है वो नई कोशिका अपने जो पूर्व वाली कोशिका होती है उससे बनती है। फिर 1848 में हॉफमिस्टर ने ट्रेडेंसकिंसिया में पराग जो मातृ कोशिका होती है, पोलन मदर सेल जो होती है, उनमें गुणसूत्रों को चित्रित किया है ना, और निषेचन की जो प्रक्रिया है उसका उन्होंने अवलोकन किया। 1850 में कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशी कोशिकाएं जो हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और ठीक है, लेकिन नामकरण उन्होंने नहीं किया था, केवल उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जो है वो कोलिकर को जाता है। ठीक है, नामकरण हम आगे देखेंगे, सी बेंडा ने दिया था। इसके बाद में रॉबर्ट विरचाउ ने ओमनी सेलुलर यानी कि कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, ये वाली बात बताई थी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, है ना। आर विरचाउ ने क्या बताया था, ओमनी सेलुलर और सेलुली मतलब कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। फिर 1865 में हैकल ने प्लास्टिड शब्द दिया और प्रोटिस्टा शब्द, इन दोनों शब्दों का गठन हैकल ने किया है। कौन कौन से दो शब्द हैं, प्लास्टिड और प्रोटिस्टा, इन दोनों शब्दों का गठन हैकल ने किया। फिर 1870 में एफ माइसर ने पश या मवाद की जो कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो आप जानते हो ना, न्यूक्लिक एसिड, उस न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिन के बारे में जानकारी माइसर ने प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद 1873 में हॉल ने तारक रश्मियों के बारे में जानकारी, एस्टर जो रेज होती है उसके बारे में जानकारी दी, प्रदान की। ठीक, इसके बाद 1875 में वॉन बेंडेन ने तारक केंद्र यानी कि जो सेंट्रियोल होता है उसकी खोज की, उसका अवलोकन किया। 1879 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द का गठन किया। क्रोमेटिन जो गुणसूत्र होते हैं उनका जो जाल होता है, उस गुणसूत्रों के जो समेकित इंटरफेज के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते, पृथक पृथक नहीं होते, सारे गुणसूत्र इकट्ठे रूप में पाए जाते हैं, एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं। तो ये गूंथे हुए जो गुणसूत्र होते हैं इंटरफेज में उनको क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन जो शब्द है इसका गठन फ्लेमिंग ने किया। और इन्होंने इसके बाद में 1882 में माइटोसिस शब्द भी दिया। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री आप जानते ही होंगे कोशिका विभाजन का एक प्रकार है। कोशिका विभाजन के 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, असूत्री, समसूत्री एंड अर्धसूत्री। तो समसूत्री का जो शब्द है उसका गठन उन्होंने किया था, किसने, फ्लेमिंग ने। इसके बाद में 1880 में स्ट्रॉसबर्गर ने केंद्र की रचना का संतोषप्रद वर्णन किया, यानी कि जो स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की, वो उसकी जो वास्तविक जो संरचना होती है उसकी जानकारी उन्होंने प्रदान की। और साइटोप्लाज्म शब्द भी इन्होंने दिया था और न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द का भी इन्होंने गठन किया था। इसके बाद में इन्होंने मियोसिस का भी अध्ययन किया था। तो ये हिस्ट्री मतलब साइटोलॉजी की हिस्ट्री है कि भाई कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है तो उनकी खोज कब और किसने की, और ये जो हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तारक गोल्जी का, इनके नाम किसने दिए, ये सारी जो जानकारी है एक हिस्ट्री के रूप में हम देख रहे हैं। और आगे भी है जानकारी, हम आगे के वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।